ऐसा लगता है कि बांट दिया गया। ये जो है इस सभा का एक इवेंट था, क्योंकि सभी लोग देख रहे थे कि मनोहर सिंह जी का संबोधन समाप्त होने वाला, तो लाइट बंद की। आज की मेरे लिए ही आयोजित की गई मेरे सेवानिवृत्त होने के सम्मान में आयोजित की गई सभा में उपस्थित हुए हमारे राष्ट्रीय नाजिका जी, अभी गुवाहाटी अधिवेशन में प्रथम बार एम्प्लॉइज फेडरेशन नेशनल के अध्यक्ष बने प्रशांत चौधरी जी। मुझे लगता है कि शायद अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार उत्तर प्रदेश आए और इसी मंच पर उपस्थित एक अधिकृत बिल जो गुवाहाटी अधिवेशन के बाद AIRRB का एक मान्यता प्राप्त बिल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व संभाल रहे श्री महेंद्र सिंह जी। हमारी प्रथमा यूनिट, आग्रावर्त यूनिट और बड़ौदा यूपी के सभी वर्तमान सम्मानित प्रमुख पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश ऑफिसर फेडरेशन, एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारीगण और इन तीनों बैंकों के साथ साथ राज्य स्तरीय जो रिटायर्ड फोरम है उसके भी सम्मानित पदाधिकारीगण, वैसे इस समय वो उपस्थित नहीं है, लेकिन स्वागत समारोह में आए हमारे तमाम सम्मानित उच्चाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे कुछ वर्षों पूर्व बैंक के चेयरमैन हैं श्री कनौजिया जी, अभी हाल ही में कुछ माह पूर्व हमारे आलम साहब, मेरे आदरणीय पिताजी, धर्मपत्नी जी और हमारी सुपुत्री, मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो बिहार से हमारे साथी आए, छत्तीसगढ़ से साथी आए, हमारे उड़ीसा से जो साथी आए, उन सभी के साथ सबसे पहले तो मैं आज ये कार्यक्रम मेरी वजह से विलंब से शुरू हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये तक मुझे कल ही आना चाहिए था, क्योंकि मेरे सम्मानित पदाधिकारीगण कल रात में ही लखनऊ आ चुके थे। अगर मैं कल रात लखनऊ आया होता तो कुछ न कुछ संगठनात्मक बातचीत होती, जिसका अवसर मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन यही रिटायरमेंट के बाद सम्मान समारोह की 6वीं जो सभा उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, और उसमें धर्मपत्नी जी की भी बुकिंग है, सुपुत्री जी की भी बुकिंग है और मायके पिताश्री की भी बुकिंग है। तो इसलिए उन सबको साथ में लाने की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मुझे लगता है कि ये उनके सम्मान की अंतिम सभा है, इसलिए अब आगे से जो भी सभाएं होंगी उसमें बिल्कुल समय से और पहले से पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से
क्योंकि आज उस 40 वर्ष का जो सफर था, जो एक संस्था के साथ रहा और उसके साथ एक महत्वपूर्ण संगठन के साथ एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा, उसमें जो सफलता प्राप्त हुई, एक सुखद एहसास हुआ। इसके अंतिम पड़ाव में जिस तरीके से लोगों ने जगह जगह अभी तक जो भी सभाएं हुई उसमें प्रशंसा के शब्द बोले, ये सब मुझे लगता है कि आप सबकी वजह से तो संभव ही हुआ, लेकिन ये ईश्वरीय शक्ति होती है कि मुझे एक संयुक्त परिवार का साथ मिला और इस ट्रेड यूनियन के सफर में संयुक्त परिवार का साथ मिलना, सहयोग मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत है और उसमें मेरे पिताश्री ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा। यद्यपि लोग गांधी जी को पढ़ते होंगे या फोटो में देखते होंगे, लेकिन आज क्योंकि सभा में वो आए थे और मेरे समझ में इसके परीक्षाधारी के कांत उनकी सभा में गए थे, इस 40 वर्ष के सफर में वो कहीं भी नहीं गए, वो उस समय भी नहीं गए थे जब मैं 18 महीने इस बैंक सेवा से टर्मिनेट और फतेहपुर में अकेला बिना किसी आवास के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी रिलेटिव के अपने डरे हुए ग्रामीण बैंक के साथियों के बीच में बिना किसी धन के जब मैं उस फतेहपुर में संघर्ष कर रहा था, तब भी वो मुझे देखने नहीं आया। मुझे एक गांधी व्यक्तित्व के साथ पूरा ये सफर पूरा करने का जो ईश्वर ने अवसर प्रदान किया, जो शक्ति प्रदान की, जो झूठ न बोलने की शक्ति प्रदान की, ईमानदारी से काम करने की शक्ति प्रदान की, आपको आश्चर्य होगा। जब कन्वेंशन मेरा वापस हो गया, कन्वेंशन वापस होने के बाद मैंने पहले विजिट अपने घर में की, पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त किया, सब नॉर्मल हो गया। अब चूंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद कोई संगठन एस्टैब्लिश हुआ था, तो निश्चित रूप से हम ऐसे प्रभाव में आ चुके थे कि मैं बैंक जाऊं या न जाऊं, इससे कोई बैंक को लेना देना नहीं। मैं घर में पड़ा रहा हूं, मैं यूनियन का काम करता रहा हूं, बैंक ने कभी मेरी तरफ पलट के नहीं देखा कि शाखाएं कभी किसी ब्रांच नहीं होते थे। उसी दौरान मैंने एक आध हफ्ते के लिए कानपुर में आके और वहीं घर पे ही, मुझे अब याद नहीं आ रहा क्यों होगा रहा एक आध हफ्ते, लेकिन जब 6-7 दिन हो गए और देखा कि ये बैंक नहीं जा रहा, तो उन्होंने समझा फिर सारा टर्मिनेट हो गया, क्या तो उन्होंने बड़ी कड़ाई से पूछा कि क्या बात है, आजकल बैंक नहीं जा रहा? तब कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो बोले कोई गुस्सा नहीं, भाई उसमें ऐसी थी, मेरे मुंह से निकल गया, अरे किसकी हिम्मत है, बस आप बरूदा हो गए। बोले मैं जाता हूँ तो तुम्हारे चेयरमैन के पास और मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें अनुशासनहीन कर्मचारी जो घर में पड़े रहते हैं, आप कैसे चेयरमैन हैं जब आप अपने कर्मचारियों को भी नहीं देख रहे हैं वो बैंक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अरे हमने कहा आप बताइए, मैं ही जा रहा हूँ। ऐसे जिंदगी में उनकी वजह से ऐसे पड़ा हुआ है कि कोई भटकाव नहीं, कोई हम नकली वैभव प्रभाव नेम प्लेट लगाने कुछ करने नहीं कर पाए। ऐसे एक गांधी वाली व्यक्ति के साथ मुझे एक पिता के रूप में अपने 60 वर्ष की अवस्था तक जीने का जो अवसर मिला, वो भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति का कारण है।
ये हमारी धर्मपत्नी जी का भी काम है। उनको ये दुख रहता है कि बगल में ही राजेश जी बैठे हैं तो करवा चौथ और उसमें बुला लेते थे, लेकिन उसके बाद से ये बड़ी प्रसन्न हो गई जब एक करवा चौथ और मैरिज एनिवर्सरी की डेट में राजेश जी ने बुलाया तो राजेश जी थोड़ा द्रवित हो गए। तो जब लौटे तो उन्होंने इनके लिए एक साड़ी भेंट कर दी, तो हमने आते ही सबसे पहले इनको साड़ी भेंट कर दी, बड़ी प्रसन्न हुई। तब से आज तक हर करवा चौथ और मैरिज एनिवर्सरी को उसकी कोई बुलाया नहीं हुआ। हमने कहा रमजान में बड़ा खर्चा देना पड़ता है, इसलिए कोई नहीं सुनाता है। क्योंकि ये भी शिकायत थी, ये कोई देखिए दिल से बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हमने बाहरी आवरण को बहुत सजाया, सब कुछ किया, सारी चीजें हैं जो आवश्यकता है फिर उनको पूरी करके रखा, लेकिन इस संगठनात्मक गतिविधियों के कारण और उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगठनात्मक गतिविधियां लगातार पिछले 35-40 वर्षों में आप सबके सहयोग से जो तमाम वरिष्ठ हैं, रिटायर हो गए हैं, जो तमाम अपना आशीर्वाद देने यहाँ आए थे, उनके सहयोग से चलाया। तो जो गतिविधि थी AIRRDA की गतिविधि, अब तो मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब ज्यादा था तो उनकी गतिविधि का अगर पीछा करना है, उस गतिविधि के साथ अपने पूरी यूनिट्स को मूवमेंट कराना है, तो निश्चित रूप से मान लो कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना फंड ही कभी फेडरेशन में नहीं आता था कि फेडरेशन उसको गति दे दे, तो सब कुछ अपना भी लगाना पड़ता, अपना भी उसमें व्यवहार करना पड़ता। कोई भ्रष्टाचार था नहीं, वेतन ऐसा नहीं कि करोड़ों मिलने लगा, पारिवारिक दायित्व थे, संयुक्त परिवार था, सबकी जिम्मेदारियां थी। तो उनको एक शिकायत अगर अभी भी कोई उनसे पूछ ले तो यही रहेगा कि 89 से शादी के बाद से मैंने उनको कोई भी एक ज्वेलरी मिलाती नहीं थी, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ कि आज मुझे जो ताज मिला है वो मैं उनको दान करता हूँ। ये उनका होगा, मैं उस समय ही करने वाला था, लेकिन हमने सोचा DC तिवारी जी कहेंगे कि यार एक सेकंड भी नहीं रखा, बहुत बात कर दिया, तो इसलिए मैं चुप हो गया। मैंने लास्ट में कहा निश्चित रूप से उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग, क्योंकि अब बहुत सीमित लोग हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं, हमारे टॉप लीडर्स बैठे हैं। एक पड़ाव हमारा ऐसा आया था कि ये माननीय मुखर्जी साहब का आशीर्वाद था कि मैं मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में अपने काम करना शुरू किया, लेकिन एक समय आया जब वो भी मुझसे बहुत कर ना रहा था, और वो था मेरा ट्रेन करने का। पूरा उत्तर प्रदेश जनता है, पुराने सभी लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम में पहुंच गए, तो बहुत खराब है, एक बार मुझे बहुत डांटे, लेकिन छुट्टी नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के, चाहे चेयरमैन से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, सुबह से शाम तक उसी में हम डूब चुके। और मैं भी ये नहीं मानता था, मैं भी अपने किसी कोने में ये चीज नहीं मानता था कि ये मेरे जीवन से कभी हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन निश्चित रूप से वर्ष 1989 से जब से वो हमारे जीवन में आई, तो मेरे परिवार में एक अपराध जैसा पिताश्री के सामने माना जाता था, लेकिन जब हमारी बारात वहां पहुंची तो वो 500 लोग, इसमें से 10-20-25 लोग आए थे, चले गए। इतनी ड्रिंक किया वहां पर कि वो जो फैमिली थी, जो एक प्रतिष्ठित फैमिली थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी के RSP के एक बहुत बड़े लीडर थे, कॉमरेड निर्मल तिवारी, जो हमारे ससुर साहब थे, जो कई बार सांसद का भी चुनाव लड़ चुके थे, और 3-4 साल कानपुर में एक ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे जो पान भी न खाता, और उन्होंने हमको ढूंढ दिया, नहीं जान पाए,
लेकिन जिस समय बारात पहुंची, दादा भी साथ में थे, मुखर्जी साहब भी साथ में थे, और 500 बारात, और सब नशे थे, पूरा घर बेहोश। फादर मिला निर्मल तिवारी से लेके उनके परिवार के 9 सज्जन लोग हैं, निहायत सज्जन लोग, सब फ्लैट बेहोश, मातम छा गए, क्योंकि जितने नशेबाज बराती थे वो स्टेज से बंद रहे, नाच ये फेंक देंगे, ये डालेंगे, अरे वो और वो दूल्हा जो 2-3 वर्षों के खोज के बाद मिला था, वो भी सबके एक पैक पीते पीते एक बोतल वो भी पिए हुए जो सिंह साहब ने पी। इन्होंने दिलीप मुखर्जी जी को बचाया था। जब दादा के पीछे भागे सब लोग लेके, तो आरके सिंह जी ने ही किसी तरीके से बचाया उनको। ये दर्स और 89 के बाद लगातार हमारा ये क्रम जारी रहा। कभी एक बार भी एक हार्ट टॉक भी नहीं किया किसी, न मेरे ससुराल के किसी व्यक्ति ने इतना सब कुछ होते हुए भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त। मतलब सज्जनता की पराकाष्ठा देखिए, थोड़ा भक्ति बहुत। अभी कहते हैं कि नैनीताल चलना है, नहीं जाएंगे, और कहते हैं कि फलाने मंदिर चलना है, कि सेकंडों में एकदम से तैयार हो गए, खड़े हो जाएंगे, नहीं चले। इनकी वो तपस्या थी जो ये मनी मन कर रही थी कि अचानक 16 जुलाई 2000 को 15 जुलाई 2000 को 3 दिन तक बाहर रहने के बाद 24 घंटे शराब के नशे में डूबने के बाद जब मैं 16 जुलाई 2000 को प्रातः अपने घर पहुंचता हूं, तो अपने उन साथियों को जो 3 दिन से लगातार लगभग 30-40 की संख्या में थे कानपुर के लोग, उनसे ये तय गया था कि अब नहीं पिए। तो शराब पीने वाले अक्सर इस तरीके के मतलब आश्वासन एक दूसरे को दिया था, तो मैं भी उसी कड़ी में उतर के आया था। इनको भी नहीं बताया, लेकिन दादा राजीवन ने 16 जुलाई 2000 मेरे जीवन का एक ऐसा समय था कि वो 16 जुलाई 2000 है, और आज एक बूंद भी ड्रॉप हमने उसके बाद से शराब नहीं पी, और पूरे जिंदगी का हमने स्टेट यूनियन समर का सब कुछ एकदम यू टर्न ले लिया। ये संपूर्ण इनकी तपस्या का इस्तेमाल था, जो मैं एक 14 वर्ष तक लगातार जिसमें मैं डूबा हुआ था, उससे मैं निकल के आज 21-22 साल पूरे हो गए, और उससे मतलब उसकी तरफ हमने घूम के भी नहीं। निश्चित रूप से इस लेवल तक उनका जो है जो समर्पण था, एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी, या हमारे प्रति उनका जो भाव था, कोई भी कहीं से भी आ जाए, किसी भी तरीके की परिस्थिति ना हो, कभी उन्होंने रात दिन ये नहीं देखा। निश्चित रूप से एक सफल समाज सेवा में जो भी अपने को समर्पित करना चाहता है, उसके लिए ज्वाइंट फैमिली और साथ में कम से कम एक ऐसी सैक्रिफाइसिंग पत्नी होना अति आवश्यक है, तभी आप सफल होंगे। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि आज की डेट में 75 से 80% लोग, चाहे राजनीति हो या किसी भी चीज में, वही लोग सक्सेस हैं जो कुंवारे हैं या लड़कों हैं, वही सफल हो रहे हैं। अब परिवार वाले सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे मौके पे क्योंकि अब इतना धर्म पत्नी जी को समर्पित किया है, तो अपनी पुत्री जी को भी 2 लाइन समर्पित कर। जितने भी मैं अपने सभी लोगों के लिए वीडियो कभी कभी बना के भेजता हूँ, तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने वाला वो अपने व्यस्ततम समय से जैसे मैं बता देता हूँ कि जरा समय निकालना, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती है। उबती बहुत है कि पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। कोरोना के समय में जब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, पड़ोसी से नहीं मिल पा रहे थे, तो फोन उनमें ये हुआ कि कुछ गाने आने गाए जाए,
तो हमने 250 गाने गाने। मैं धन्यवाद देता हूँ 250 गानों का रिकॉर्डर, दूसरे जो झेले होंगे जो रिकॉर्डर सामने झेल रहा था, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो हमारे कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया, इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिटिया है, वो तो परिवार के अंदर कुछ ही दिन है, चली जाएगी शादी आदि हो गई तो कहाँ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आज भी अभी वही काम लोग मैं राजीवन जी और हमें लगभग एक समानता। आप सब लोग तो जानेंगे होंगे कि राजीवन जी केरल से हैं और ये जो यहाँ एक आभा मंडल देख रहे हैं जिसमें लगभग वर्किंग का जो इस समय 91,000 स्टाफ है, जिसमें 50 से 55 हजार लोगों की जो सदस्यता है, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, और लगभग 40,000 से ज्यादा जो लोग रिटायर हैं, उसमें अधिकृत रूप से जो NFRPS के पास 16 से 17 हजार की सदस्यता आ चुकी है, उन सब के तीनों के ग्रुप के सबसे टॉप अथॉरिटी है राजीवन। लेकिन हमारे और उनमें एक समानता है, उन्होंने भी अपने पूरे ट्रेड यूनियन कैरियर में कभी भी हिंदी सीखने का प्रयास नहीं किया और हमने भी अपने पूरे ट्रेड यूनियन कैरियर में इंग्लिश में बोलने का प्रयास किया। यद्यपि हिंदी का लेक्चर वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं और यद्यपि मैं भी अंग्रेजी का सारा भाषण मैं भी समझता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये कोई ट्रेड यूनियन का संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं था, ये एक आइडेंटिफाई था कि किसी एक व्यक्ति की 30-40 वर्ष की सेवाओं पर एक कार्यक्रम है। तो जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, बहुत से लोगों को भी खत्म किया था, लेकिन राजीवन जी सबसे दूरी से यहाँ आए, प्रशांत चौधरी जी मेघालय से यहाँ आए और शहीद खान जी को हम सब पूरे संगठन परिवार केंद्र बिंदु बने। मुझे लगता नहीं है कि अगर माननीय मुखर्जी साहब की अचानक उनके शांत हो जाने के बाद, राजीवन जी विजय रेड्डी जी हैं, सभी लोग हैं, हम हैं, आप सब लोग, लेकिन अगर शहीद खान जी की सेवाएं न होती तो निश्चित रूप से जो एक संगठन के लिए संपूर्ण भारत के अंदर और जितने भी नीति निर्धारकों के कार्यालय हैं, बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको अपने बौद्धिक क्षमता से आबादी के हर विषय को गहराई से बताने वाला मुझे लगता है कि कोई और न होता है। एक्टिव रूप से बहुत ही सज्जनता व्यक्ति है, बहुत ज्यादा वो राजनीति के चक्कर में पड़ते नहीं, बहुत सीधा फ्लैट उनका काम होता है। मैं बड़ा आप सब लोगों का जो आशीर्वाद है और उत्तर प्रदेश लोगों का जो स्नेह है, मैं हालांकि इतना मैं बौद्धिक रूप से अपने को संबंध नहीं पाता हूँ, लेकिन ये मेरा ये आप सबका देखिए सौभाग्य रहा कि आज जो आरआरबी के सेक्रेटरी जनरल हैं रेड्डी जी, उनके साथ भी 7 साल वो NFRPO के जनरल सेक्रेटरी रहे और मैं उनका प्रेसिडेंट रहा। और अब इसी यही क्रम हमारा शहीद खान जी के साथ शुरू है। निश्चित रूप से इन लोगों का जो संबंध है, लोगों का काम है, वो भी मैं एक कड़ी के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में एक निगम के सदस्य करता चला रहा। लगभग सभी लोग जानते हैं कि 82 में फतेहपुर सीकरी लगाने में क्लर्क के रूप में वो दौर पूरे हिंदुस्तान भर में, क्योंकि इस समय आरआरबी हर जिले में खुल रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि फतेहपुर सीकरी लगाने में इनका 196 आरआरबी में कौन सा नंबर था, लेकिन जो भी नंबर रहा उस समय चारों आरआरबी ही आरआरबी खुल चुकी थी और सभी जगह प्रबंधन का एक ही नजरिया था। यद्यपि ऑल इंडिया संगठन बन चुका था,
लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में कामरेड क्रिकेट खोजी सभी जिले जो भी 400-450 जिले में आर्मी खुलेगी वहां पहुंच जाए, ये संभव नहीं। हर जगह यूनियन स्थापना के संघर्ष चल रहे थे, उसी स्थापना के, तो उसका मैं आज एक उदाहरण जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि नौजवान साथी भी अब तो हम या आप तमाम सीनियर्स का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं, नहीं हमारा प्राप्त करना है कोई नहीं, उस समय कोई ये नहीं, बस एक बैच 2 बैच 5-10 साल अंतर सभी लोग जूझ रहे थे। फतेहपुर क्षेत्र ग्रामीण की कहानी ऐसा नहीं कि वो अन्य ग्रामीणों की कहानी नहीं, सभी की 2 बार सम्मेलन मनाने का प्रयास हुआ और दोनों बार विफल हुआ। विफल कैसे हुआ? बन गया, कोई अध्यक्ष बना, कोई महामंत्री बना, जो पहले से आए हैं वही बनेंगे, ज्यादातर ऑफिसर ही बनते थे, नेक्स्ट डे चेयरमैन को बुला लेता था, कोई ट्रांसफर से डर जाता था, कोई किसी चीज से डर जाता था, और अगले दिन से खत्म नहीं होती, वो एकदम शांत हो गई, बैठ जाती है 2-4 महीने तक कोई गतिविधि नहीं, खत्म हो गई। अब जो हम लोगों को गया जाए 2-3 महीने बाद फिर एक कर फिर हम लोग पहुंचते हैं, वहां फिर कोई अध्यक्ष बनता है, फिर कोई महामंत्री बनता है, और जो भी हुआ हो हमको उसमें पता नहीं क्या बनाया, मुझे याद भी नहीं है, कोई छोटा मोटा पद दे दिया। और वहां पर जो एनसीबी के लीडर जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही थी, ये आरआरपीए के किसी नेता की कोई अभी इतना एक दूसरे से उत्तर प्रदेश में मूवमेंट ही नहीं था। एनसीबी का जो लीडर आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसने ये सबसे कहा कि अब आप लोग 2-2, 3 दिन सदस्य बनाएंगे और फिर 1 महीने बाद मीटिंग की जाएगी। तो आप, मैं सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं बता रहा, मैं तमाम अपने नौजवान साथियों को भी बता रहा, अध्यक्ष भी थे, उनसे सीनियर थे, महामंत्री भी थे, ये जिनके अब नाम नहीं लेंगे, ये सब इस बैंक से चीफ मैनेजर बन के रिटायर हुए, और मैं भी कोई छोटा मोटा पदाधिकारी। लगभग नेक्स्ट वीक कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस मीटिंग में तो नहीं आते, लेकिन अपने को लीडर लगाते थे। वो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं में उनकी गिनती होती थी, वो हमारी साइड में पोस्ट थे। उन्होंने कहा कि वो मिले और कुछ उन्होंने शुभकामनाएं दी, हमने कहा अच्छा करते हैं कि वहाँ वो एक नेताजी आए थे, पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य बनाओ, तो अगल बगल की राज्य में इसलिए चलिए मेरे पास कोई साधन न पाए। उनके पास मोटरसाइकिल हुआ करते हैं, तो उनसे वादा हो गया, और नेक्स्ट डे वो कानपुर छात्र नेता रह चुके सज्जन मोटरसाइकिल चलाना है, मैं बीच में बैठा हूँ, और एक उनका और कोलीग जो उस समय ग्रामीण बैंक में था, वो 3 लोग बैठ के अब हम एक ब्रांच जा रहे हैं। ब्रांच रोड से उतर के 2 किलोमीटर अंदर थी, कच्चे में मोटरसाइकिल चल रही है, गांव आ गया है, ब्रांच दिख रही है, लेकिन अब हम तो बीच में बैठे हैं तो हमको इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि वो नेताजी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उनको उस ब्रांच के बाहर बैंक की जीप खड़ी दिख गई। जैसे ही उनको बैंक की जीप खड़ी दिख गई, और यहाँ से जैसे जलसा का गेट है, उन्होंने इतनी तेज ब्रेक मारा उस मोटरसाइकिल पे, वो धूल में स्लिप कर गई, और हम तीनों लोग उस धूल में पूरी तरीके से गिर गए और फट गए। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ स्लिप कर गए। जब भी उठे सब धूल धक्कर हो गया, और वो लोग इतनी तेज मोटरसाइकिल को वापस उठाया, और बोले चेयरमैन गाड़ी खड़ी है, और लगता तो थोड़ा गिर गए, तब हम सामान करें, और कितने लोग और मुझे क्रोध थोड़ा सा उनके ऊपर आ गया था। गिरने के बाद जिस तरह से उनके भाग रहे थे, हमने देखा कि वास्तव में एक जीप खड़ी है जो बैंक
जिस गली से निकल जाए वही लोग छुप जाते हैं। और मुझको बिना लिए हुए वो दोनों सवाल बड़ी तेजी के साथ मैं ब्रांच की तरफ चला। अब देखिए यही पराकाष्ठा होती है, यही एग्जाम होता है जिसकी वजह से हमें 40 वर्ष का सफर हुआ और सुखद सफर हुआ। मैं ब्रांच के अंदर प्रवेश करता हूँ, कोई बहुत बड़ी ब्रांच है पहले हुआ नहीं करते थे। जैसे मैंने प्रवेश किया वैसे ही सामने ही मैनेजर के केबिन भी नहीं होते थे, चेयरमैन बैठे थे। तो मैंने सबसे पहले चेयरमैन से ही नमस्कार कर दिया। सर नमस्कार शुक्ला। वो आपको इसलिए जानते थे क्योंकि इंटरव्यू में मैंने गाना सुना। जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने हावी पूछी, हावी में मैंने कहा गाना गा लेते हैं, तो उनका कौन सा गा लेते हैं, जो भी गा लेते थे वो सुना दिया। तो इसलिए हो जाते तो शुक्ला तो उस ब्रांच में हो यहाँ कैसे छोटे लोग सदस्यता लेने आए थे। अच्छा इसकी तो जो सामने थे परमार जी, उनकी तरफ देख के मैंने कहा, हमने कहा ये परमार जी की सदस्य। परमार जी कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। अब आप कैसे आ गए? कोई सदस्य नहीं हो, मतलब वो मुझसे बिगड़ने कोई सदस्य। हालांकि वो बात केंद्र में चले गए थे। मैंने उनसे धन्यवाद दिया, मैंने चलिए कोई बात नहीं, दूसरे सज्जन थे उनको दिया, उन्होंने भी फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। तो चेयरमैन बैठा, हमने फिर चेयरमैन से नमस्ते किया और मैं फिर वापस आया और 2 किलोमीटर पैदल चल के आया तो वहाँ एक झोपड़ी में लुके हुए हमारे वो दोनों आदर्श इमीडिएट उसके बाद क्या क्या स्टेप हमने उठाए हैं बिना किसी के मार्गदर्शन के, बिना कोई हमको कुछ नॉलेज देने के, लेकिन एक ही जज्बात है कि अगर संगठन हम कोई चोरी तो कर नहीं, हम कोई अपराध तो कर नहीं रहे, और उस चोरी और अपराध का जो एक हमने फिर समा पाना फतेहपुर में शुरू किया, तो वो न्यू जो अक्सर गिर जाया करती थी वो फिर आज तक नहीं खत्म हुई है। आज तक वो उसी मजबूती के साथ चल रही है। तमाम ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो पूरे भारत भर में हो रही थी, वहाँ भी हुई। वहाँ के लोगों को संबल मिला, प्रदेश में काम करने का मौका मिला, प्रदेश से जब राष्ट्रीय स्तर में काम करने का मौका मिला। अब मैं जानता हूँ कि इस तरीके से 4-5 सभाओं के माध्यम से जो हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं अपने सभी साथियों को विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारी अपनी सेवा काल का भी पड़ाव है और आरआरबी के भी परिवर्तन का भी पड़ाव है। पुराना जितना भी जिसने 0 से लेके 8,65,000 करोड़ तक व्यवसाय बढ़ाया है, जिसने 0 कस्टमाइजेशन से लेके 40 करोड़ कस्टमर्स का प्रभाव बढ़ाया है, जिसने एक सोशल कंसेप्ट के तहत खोली गई संस्था, और जब भारत में संसदीय प्रणाली के तहत प्रॉफिट कमाने वाली संस्था के रूप में उस संस्था को भी पूंजीवाद के तराजू में तौलने का निर्णय देश की संसदों ने लेना शुरू कर दिया, तब भी हम इतनी मजबूती के साथ आज की डेट में अपने आप को स्थायी रूप से प्राप्त करने में सफल है, क्योंकि हमारा ये पूरा सेटअप आज भी 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर प्रॉफिट देते हुए काम कर रहा है। हमारी यात्रा केवल 47 वर्षों की है और कंपटीशन तुलना
इस देश के जितनी भी सरकारी बैंकिंग से हो रही है वो 75 से 100 और 125 वर्ष पुरानी संस्थाएं हैं जिनसे हमको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अब इस पड़ाव में ये तीनों फोरम सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, सभी लोग, अब नई ऊर्जा आ चुकी है इस संस्था में। 70 से 80% वो युवा आ चुका है जिसको उस मैराथन रिले रेस का सिर्फ झंडी लेके आगे भागना है, जिसके अधूरे सपने सिर्फ इस बात के शेष है कि जो संस्था का एक एकीकृत स्वरूप भारत के अंदर होना चाहिए। जब देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन का माहौल है, जब देश के अंदर बड़े बड़े स्वरूपों का माहौल है, जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े समूहों का प्रभाव है, तब इस देश के वो आत्मा जो गांव में रहती है, जिस आत्मा जो हमारी सबसे बड़ी कस्टमर है, उसके भी इस बैंक का एक नेशनल स्वरूप मिले। ये एक रिले रेस हम लोग आपको विरासत में दे रहे हैं, जिसमें हम सबका मार्गदर्शन भी शामिल है। एनआरबीआई के लिए, एनआरबीआई की स्थापना के लिए देश के आगामी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले एक बड़ा मूवमेंट हमको अपने तर्कों और अपने 47 वर्ष की सेवाओं के जो हमने रिचर्ड्स दिए हैं, उनके साथ एक मूवमेंट हमको इस देश के अंदर जरूर से जरूर खड़ा करना होगा। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर कहा कि पेंशन दाता का सपना था, समान कार्य पे समान वेतन दाता का सपना था। दादा का सपना है एनआरबीआई। एक ग्रामीण भारत में कम वेतन प्राप्त करने की एक लो स्ट्रक्चर की संस्था के साथ शुरू हुआ और उनका नेतृत्व प्रदान करने वाला एआईआरबीआई और उसके टॉप लीडर जिनकी दूरदर्शिता की वजह से उनके ना होते हुए भी हम सब लोग उनका नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने उस प्रथम स्थापना में जहां इक्वल पे भारत पर जॉब की शपथ और प्रतिबद्धता हम लोगों को प्रदान की थी, वहीं उन्होंने 196 आबादी को मिलाकर एक देश के अंदर नेशनल रूरल बैंक बनाया जाए, ये भी प्रतिबद्धता उन्होंने हमें आपको दिलाई थी। इक्वल पे इक्वल का आपको सब पता है कि जितनी भी बाधाएं जब दूर करते करते और उसका जो मेन आकर्षण था वो सब हमने स्थायी रूप से प्राप्त कर रखा है। अब जो कुछ है उसके अंदर तमाम आप चार्टर आप डिमांड देखते हैं। अभी 28-29 को 2 दिन की हड़ताल होने जा रही है, उसमें भी तमाम मुद्दे फिर से हाईलाइट किए गए हैं। पेंशन का भी मुद्दा हम लोगों ने साफ कर दिया। अब उसके आंतरिक रूप से जो समस्याएं हैं कि जब 91 से हम बैंकिंग इंडस्ट्री पे सवार हो गए, बैंकिंग इंडस्ट्री के वेतनमान के सफर में सवार हो गए, तो 93 से आने वाली पेंशन योजना 2018 से क्यों, वो 2018 से हमें क्यों प्राप्त होगी? हमारी लड़ाई का एक ये भी प्रमुख एक बार पे भारत को एग्जाम के बाद वेतनमान के ढांचे के तहत प्रमोशन पॉलिसी, सर्विस रूल्स, मिनिमम वेज, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट, अगर डिटेल में जाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक मुद्दा एक्स्ट्रा नहीं है कि हम शौक है या आदमी को शौक है 2 दिन की हड़ताल करने का शौक है, ये ध्यानाकर्षण कराने का ध्यान है। ये सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णयों की जो अवमानना तमाम लोकतांत्रिक सरकारें लगातार करके उन कर्मचारियों का हक छीनती चली जा रही है जो इस देश के गरीब से गरीब 40 लाख लोगों की 40 करोड़ लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़कर उनके जीवन में एक रोशनी लाने का काम कर चुके हैं। और ये भी शपथ लिए हुए हैं कि जो 43 ढांचे हैं इनको एनआरबीआई बनाया जाए
ताकि जो शेष 40 करोड़ लोग इस ग्रामीण भारत के अंदर एक गरीबी रेखा से या गरीबी रेखा के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी हम एक सूत्रण बैंक के माध्यम से एक बढ़िया व्यवस्था दे सके। ये लड़ाई आपको आगे लड़नी है। हमको अब लड़ाई में इंफ्रास्ट्रक्चर की ही मजबूती की लड़ाई शामिल करनी है। हमको लड़ाई में नौकरियों की कितनी बड़ी बातें की जा रही हैं, और हमारी इस संस्था में आप मित्रा कमेटी के हिसाब से देख लें, जो इसी सरकार के द्वारा 2015 में आकर हम लोगों को प्रदान की गई थी, लगभग 40,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लगभग ऑफिस अटेंडेंट के तो सारे पद ही खाली है। मैक्सिमम 90% लोग 10-10, 20-20 साल से अखंडित मिनिमम वेज के साथ काम कर रहे हैं। वो साथी कितनी बड़ी रीढ़ बन चुके हैं हम लोगों के अपने इस व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के सफर में, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये कुछ तमाम इशू है जो हमको अब इस पड़ाव से यूटर्न लेते हुए आगे बढ़ना है। इसकी गहराई और डिटेल जो कि सभी प्रमुख लीडर यहाँ पर उपस्थित है, वो सब उसके बारे में समझते हैं। इसको बहुत अब गहराई से नहीं जाना है। 28-29 की 2 दिन की हड़ताल है, हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही। सारे कैबिनेट्स के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ अपर वर्ग को छोड़ दीजिए तो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लोग हो गए, लेकिन 130 करोड़ लोग ज्ञात अज्ञात भय और भूख के साथ जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, देश की सारी ट्रेड यूनियन मिलकर 28 को हड़ताल का आह्वान किया। उसमें आरआरबीए भी शामिल है, क्योंकि ये भी एक देश का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ट्रेड यूनियन का महत्वपूर्ण पार्ट है। 10 समस्याओं के साथ हम अपनी समस्याओं को जागरूक करने के लिए जिसके तमाम स्लोगन्स तमाम आपको दिए गए हैं, मुझे लगता है कि सभी कमेटियां उस पर गंभीरता से विचार करेंगी और निश्चित रूप से आने वाले 28 तारीख को इन 10 सूत्री जो सीधा हमारे आपके भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर जरूर अपना इस यज्ञ में शामिल होकर अपनी आहुति प्रदान करें। ये मेरा निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान है। और 28-29 से पहले उत्तर प्रदेश के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता का एक बैंकिंग सेवा से रिटायर होने के बाद सम्मान समारोह हो और उसमें आरआरबीए का मुखिया, एआईआरआरबीए, एनएफआरआरबीओ का मुखिया, एनएफआरआरबी का मुखिया, एनएफआरआरबीएस का मुखिया मंच पर आसीन हो और फिर भी हड़ताल संबंधी ज्वाला उत्तर प्रदेश में न लगे, तो निश्चित रूप से इसमें एक प्रश्न खड़ा होगा। इस पर गंभीरता से विचार करिएगा। हम सभी लोग उस पर संपूर्ण रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नाम मैं सबका एक करके ले सकता हूँ, आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन गलती से भी किसी एक का छूट गया तो निश्चित रूप से वो हमको माफ नहीं करेगा। मैं सभी लोगों को, मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों को, प्रतिमा की पूरी युवा टीम को, मोहित चौधरी और उनकी पूरी टीम को, जयंत सिंह रावत जी, आर्यवन और उनकी टीम को, और बड़ौदा यूपी के युवा ही मान के चलिए राजेश खत्री जी को। थोड़ा कुछ युवा जो है थोड़ा ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं और बाकी उनके पीछे खड़ी जो युवा टीम है, उन सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने उस शेर के साथ जो पूरे सफर में नहीं बात तो सही थी, कहीं यार शेर नहीं सुनाया तो वो शेर जरूर उनको मैं सुनाते हुए ज्यादा
और समय में लेते हुए बातें तो बहुत हैं। 250 में एक गाना तो हो जाए, 250 में एक गाना हो जाए। यार गाना सुन तो शेर सुन दोनों गाना देखिए, हालांकि जिंदगी में एक ही गाना जो है थोड़ा कायदे से गाया है, वही नौकरी के समय में जो गाया था वो हमेशा हमको याद रहा। हालांकि इधर 4-5 कार्यक्रमों से मैं जब भी सुना रहा हूँ तो तुरंत सुनाई नहीं पाता हूँ, कुछ न कुछ भटकाव हो जाता है, भूल जाता हूँ। क्योंकि जब घर में वीडियो सामने लाता हूँ तो एक कागज में लिख के रख लेता हूँ, तो जहाँ भटकाव हो वहीं से उसको समाप्त कर दूंगा शेर के साथ। मेरा सर ये गाना नहीं चलेगा, जब ये गाना आज की दिन वाला थोड़ी। अरे क्यों अब कौन सा गाना सर पूरा कागज होता तो अब इतना ऊपर थोड़ी पहुंचते। भर चुका है, कागज तो भर चुका है सर, भाई देखिए कलर हो गया है। मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज में कमांड है उसको सुनाया देना, और नहीं चलेगा तो फिर ये सुनो। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जान नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जान एक ऐसी जगह चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धन्यवाद। अब असली गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और आप भी उसको गाएंगे, और उसी के बाद अंत में शेर के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, क्योंकि यही असली गाना है जो हम सब लोगों को मिल के गाना है। हमारे मंच में टॉप लीडर्स भी बैठे हुए हैं। मैं एक शब्द मैं बोलूंगा और उसका पैरोडी आप बोलेंगे। AIRRBA NFRBO
30,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करो, 30,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करो, दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करो, दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करो, प्रवर्तक बैंक व्यवस्था समाप्त करो, प्रवर्तक बैंक व्यवस्था समाप्त करो, पेंशन नियम वर्ष 1993 से लागू करो, पेंशन नियम वर्ष 1993 से लागू करो, एनपीएस योजना वापस लो, एनपीएस योजना वापस लो, हमारी मांगे जायज हैं, हमारी मांगे जायज हैं, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, दादा दिलीप मुखर्जी, दादा दिलीप मुखर्जी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये गाना हम सबको सामूहिक रूप से आने वाले समय में गाना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से गाना होगा और मुझे लगता है कि इसको और बढ़िया तरीके से नए नौजवान साथी लोग बढ़िया मेलोडी के साथ इसको बना सकते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी हम सवाल करें, चाहे जहाँ गेट मीटिंग करें या कोई भी यात्रा करें, किसी भी तरीके से आने वाले समय में भी एनआरबीआई के लिए तो एक बड़ा मूवमेंट हम लोग प्रयास कर रहे हैं खड़ा करने का। जो भी पेंडिंग इशू है उसके लिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों यूनिटों को मिलाकर जो एक उत्तर प्रदेश की मजबूत एआईआर की संकल्पबद्धता के साथ बढ़ना है, तो बस इस शेर के साथ सबको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि 40 वर्ष के सफर में इस शेर ने आपको ऊर्जा दी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं जिस विश्वास के साथ आपके साथ लगा रहा, वो इस शेर ने मुझे ऊर्जा दी कि समा कभी भी गुजर सकती है, कश्ती कभी भी डूब सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।